जय गौ माता, वंदे गो मातरम। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात लेके आपके सामने आने का अवसर मिला है, जो कॉरपोरेट लेवल को गौशाला से कैसे जोड़े। कॉरपोरेट सेक्टर, उसमें भी भारत सरकार ने अभी कंपलसरी कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसको 2%, 1% अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डालना है। कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए CSR नाम का एक फंड आता है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगारी की ट्रेनिंग, रोजगारी का आधार बनाने के लिए अलग अलग रास्ते खुल सकते हैं। जो गौशालाओं के अंदर बहुत सारे प्राइवेट खर्चे से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, जैसे गोबर के आर्टिकल्स बनाना, गोबर की प्रोडक्ट बनाना और गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाना, बायो फर्टिलाइज़र बनाना, गाय की अलग अलग बहुत सारी पंचगव्य की प्रोडक्टें बनती है, जो आज मार्केट में अच्छी चल रही है और मार्केट की ज़रूरत भी है। तो ऐसे में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, कॉरपोरेट सेक्टर के माध्यम से गौशाला से जुड़ के एक समन्वय करके जो उसी पैसे से गांवी लेवल में युवाओं को और महिलाओं को रोजगारी का आधार कैसे खड़ा किया जाए, तो उसमें इस प्रकार से आज हमारे साथ एक CSR के एक्सपर्ट है जो हार्दिक भाई, और बहुत अच्छे जानकार है ये फाइनेंशियल बारे में और उसके कानून और नियम के बारे में। तो आज इस चीज़ को लेके हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे कंपनियों के फंड से गौशालाओं को आत्मनिर्भर और युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगारी के अवसर कैसे खड़े कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं अपने विशाल भाई, जो हमारे फाइनेंस का सारा देखते हैं, और एक हमारे सामने फाइनेंस के CSR के एक्सपर्ट है। उन दोनों के वार्तालाप और उन दोनों के माध्यम से आप तक अच्छी जानकारी कैसे पहुंच सकती है, आइए विशाल भाई से मिलते हैं। जय गौ माता मित्रों, जैसा कि आदरणीय रमेश भाई ने हमको ये सारी चीज़ें बताई संक्षिप्त में, आज हम उसको विस्तार से और उसके सारे टेक्निकल पॉइंट जो है CSR के, आज जो हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट हैं हार्दिक भाई, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि CSR क्या होता है, और ये CSR के माध्यम से हम लोग कैसे, मतलब कंपनियां जो हैं वो एक चैरिटी का काम कर रही है। तो उसके लिए मेरा प्रश्न है हार्दिक भाई से कि ये CSR में थोड़ा सा आपका लाइट डालें। जय गौ माता। पहले तो एक्चुअली CSR क्या है उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही समझ में आ जाता है कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कॉर्पोरेट्स पे भी ये लगा लिया है। इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो भी कंपनियां हैं जो लगातार 3 साल से प्रॉफिट कर रही है, उनको अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट 2% उनको स्पेंड करना है CSR पर्पस। CSR पर्पस मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी जिस विस्तार में अपना कामकाज कर रही है, उस विस्तार के सोशल डेवलपमेंट उधर यहाँ उस विस्तार के, या तो सोसाइटी है, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ के एनिमल वेलफेयर्स के लिए है, या तो एनवायरनमेंट के लिए है, या तो कोई जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स है जो वेरी फेमस है उसको रख रखाव के लिए है। इन सभी पर्पस को विस्तारित से कंपनीज एक्ट में कवर किया है, जिस पर्पस के लिए कंपनी ये स्पेंड कर सकती है। पॉइंट जो आपने काफ़ी सारे पॉइंट बताया, उसमें से जो मुझे मेरे मुद्दे के लग रहे हैं, जो मुद्दा अर्थात जो कि गौशालाएं, हमारा प्रमुख मुद्दा है कि गौशाला कैसे जो है सेल्फ सस्टेनेबल बन पाए, क्योंकि भारत में जो है ऐसी काफ़ी सारी गौशालाएं हैं जो कि गायों की सेवा कर रही हैं, गायों के अच्छे रख रखाव के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन आज उन गौशालाओं का जो कुल मिला के हम लोग हाल देख रहे हैं, वो गौशालाएं किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और उसके साथ साथ में जो दूसरा पॉइंट आपने बोला रोज़गार, कि ये जो कॉर्पोरेट CSR है, उस CSR के मद के माध्यम से हम लोग ये दोनों मतलब एनिमल वेलफेयर भी कर सकते हैं और रोज़गार भी कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न गौशालाओं के लिए है कि गौशालाएँ इससे कैसे लाभ ले सकती है, इस CSR के माध्यम से गौशालाएँ, और कैसे वो रोज़गार जनरेट कर सकती है, इस पे आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, CSR के अंडर गौशालाएँ भी लाभ ले सकती है। जैसे अगर मैं गौशाला की बात करूँ तो जो गौशाला की जो मेजर एक्टिविटीज़ जो रहती है, वो काव है, बफेलोज़ है, या जो भी है, जो एनिमल हस्बेंड्री जो हम लोग करते हैं, नॉट इवन गौशाला, अगर कोई भी पशुपालन करता है तो जो उनको वेलफेयर के लिए या उनको रख रखाव के लिए उनको फूडर है, उनके मेडिसिन है,
वो सब चीज़ों के लिए उनको ज़रूरत होती है। काफ़ी सारी गौशाला ऐसी होती है जो ट्रस्ट बेस्ड रन करती है, उनके पास कोई ऐसा अर्निंग सोर्स नहीं होता है, बट वो काव और बफेलोज या जो भी एनिमल हस्बेंड्रीज के जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है उनको वो रखते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, तो उनको फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो वो डेफिनेटली CSR के अंडर खुद अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने ट्रस्ट के थ्रू, और जो गौ का और ये जो एनिमल हस्बेंड्री है उनको वो रख रखाव के लिए कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो पिछले कुछ सालों से ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा हमारा फोकस है, इवन गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो CSR के अंडर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स अगर ऐसे कोई होते हैं तो उसमें भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पास एक गौशाला है और आप उसको प्रॉफिटेबल वे या फिर उसको आप प्रोडक्ट उसमें डेवलप करते हैं, काउ बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको आप डेवलप करके उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, उससे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स जो आप CSR के अंडर अप्लाई करके उसका बेनिफिट लेके आप गौशालाओं को भी सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। उसके थ्रू आप गाँव में या कोई भी लोकल एरियाज़ है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट इस CSR के फंड के अंदर दोनों चीज़ें हो सकती है, गौशाला और आप जो भी पर्पस है गौशालाओं का वो भी मीट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू द लोकल पीपल ऑल्सो। बहुत बढ़िया। इसका अर्थात मुझे जो समझ में आ रहा है हार्दिक भाई कि जो देसी गाय का संवर्धन करना चाहते हैं लोग, उनको भी CSR में मदद मिल सकता है। और ऐसे सारी गौशालाएं जो कि रोजगार ही जनरेट करना चाहती है, जैसे कि उनके पास तो लेबर है, वो उनसे उनका रेगुलर डे टू डे वर्क कराती है, लेकिन उन जो गौशालाओं के रॉ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि गोबर, गौमूत्र और दूध और भी ऐसे कई सारे उत्पाद जो दूध से बनते हैं, तो उनके बारे में ट्रेनिंग देकर या हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाकर CSR कंपनियों में सबमिट करें कि उससे जो है रोजगार और उसी माध्यम में हम लोग ट्रेनिंग देकर उससे रोजगारी जनरेट कर सके, तो क्या इस तरह की संभावना होती है इसमें? बिल्कुल ऐसी तरह की संभावना है। इवन काफ़ी सारी कंपनियों ने जो स्टार्टअप इंडिया जैसे जो स्कीम्स है या तो जैसे स्टार्टअप्स की कोई इंस्टीट्यूट्स है, उनको काफ़ी सारी कंपनियों ने डोनेट किया हुआ है। जो जैसे नए ट्रेनिंग है, जैसे हमारा जो काउ बेस्ड प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, दिस इज़ न्यू थिंग, या तो फिर हमें गोबर गैस प्लांट करना है। अभी सबके माइंड में आ जाएगा कि ओके चलो हम लोग ये करना चाहते हैं, बट इसके रिलेवेंट जो ट्रेनिंग है वो अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे है तो वो भी खुद इसके अंडर अप्लाई करके जो ट्रेनिंग के जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको वो फ्री में ट्रेनिंग देना है, या तो उनको कैसे कवर करना है, जॉब एम्प्लॉयमेंट, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है या जॉब जनरेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे ऐसे जॉब जनरेट कर सकते हैं। तो वो स्टार्टअप जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये अप्लाई हो जाता है CSR। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि गो उत्पाद से मतलब गो उत्पाद की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे ये बनते हैं और गो पालन कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पाद कैसे लिया जा सकता है, या फिर दूध से घी किस तरीके से बनाया जा सकता है और किस तरीके से बेचा जा सकता है, तो उस तरह की कंपनियां भी जो है वो CSR में अप्लाई कर सकती है। जी सर। तो बहुत ही बढ़िया। ये तो किसान भाइयों, आप और गोपालक भाइयों, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हमारे लिए प्लेटफॉर्म हो गया है कि अगर कंपनियां अपने प्रॉफिट का यदि 2% या एक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का जो भी 3 साल का होता है उसका 2%, या अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं इनका अगर हम लोग वो 2% भी देखें तो बहुत बड़ा होता है। और वैसे वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वैसे 2500 तरह के प्रोजेक्ट ले सकती है, जिसमें से हमारा एक प्रोजेक्ट हो सकता है जैसे कि गौशाला जो है, गौशाला में देसी गायों का संवर्धन, देसी गायों का संवर्धन के अलावा साथ साथ में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि लाइवलीहुड जनरेट करते हैं, जो कि रोज़गारी देते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, रोज़गार युवाओं को सशक्त करते हैं। तो इस तरीके का अगर ये प्रोग्राम को CSR सपोर्ट करता है तो ये वास्तविकता में हमारी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि मतलब एक तरह से हमारे राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र विकास के लिए है। तो हार्दिक भाई, इसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस CSR में जो कि प्रमुखता CSR किन को मिल सकता है और इसका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमको ज़रूरी है इस मद में? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है CSR की, वो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर मिल जाएंगे। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 7 है, जिसमें आपको
पूरी जो एक्टिविटी है, मतलब कौन सी एक्टिविटी के लिए पैसा मिल सकता है या CSR एलिजिबल हो सकता है, वो पूरी डिटेल्स आपको शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आपको मिल जाएगा। जो रिलेवेंट सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंडर CSR एप्लीकेबल है, वो 135 है, सेक्शन 135। और जैसे कि सर ने पूछा कि किसको ये पैसा मिल सकता है या कौन अप्लाई कर सकता है CSR के अंडर, तो सबसे जो बेसिक पर्पस है, ये पूरा आप समझ लीजिए कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये पूरा एक चैरिटी काइंड ऑफ पूरा एक अरेंजमेंट है अंडर कंपनीज एक्ट। तो इसके अंडर जो भी कवरेज होंगे, जैसे ट्रस्ट हो गए, कोई एसोसिएशन हो गया, इवन कंपनीज है जो नॉट फॉर प्रॉफिट रन होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी है, कोई भी एसोसिएशन हो या फिर आपका ट्रस्ट हो या फिर आपकी सोसाइटी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो इवन, या फिर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हो विच इज़ सेक्शन 8 या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है, वो सारे इस CSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक पर्पस जो है ये CSR रेगुलेशंस का, कि जो भी अप्लाई कर रहा है वो प्रॉफिट जनरेट के लिए ना करे, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते। जो अगर जैसे मैं मान लूँ कि मैं मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे को मतलब मैं डेयरी बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं डेयरी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से CSR में अप्लाई कर लूँ, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होगे, बिकॉज आप वो बिज़नेस कर रहे हो। और ये जो CSR फंड है, ये प्योरली आपको वो चैरिटी पर्पस, सोशल पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है। बहुत ही अच्छी बात है। तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि ये बिज़नेस कौन कौन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कि हम लोगों को क्या क्या ज़रूरी है। और आज की डेट में भारत में बहुत सारी गौशालाएं हैं जो अंडर ट्रस्ट काम कर रही है जी। और गौशालाएं नॉर्मली ट्रस्ट में काम करती है और उनके पास 12A और ATG नॉर्मली होता है। तो ऐसी गौशालाओं को हाँ किस तरीके से वो इस CSR का फ़ायदा उठा सकती है, आप थोड़ा सा उस पर बताएं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर जो गौशालाएं हैं, अगर मैं गौशाला पे ही फोकस करूँ, आपने जैसे बताया वो ट्रस्ट ड्रिवन होती है। राइट। तो ट्रस्ट के जो भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तो हमें पता ही है, जैसे ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ATG 12A मोस्टली सबके पास होना ही चाहिए। तो इज इट कंपलसरी फॉर CSR? यस सर, जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन की अभी बात कर रहा हूँ, मैं पहले जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है मैं उसी की बात कर लेते हैं, फिर जो हम लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट जो करेंगे उसके। तो एक तो आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो आपका चैरिटी कमिश्नर के साथ आपका रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा। और फिर आपके पास ATG सर्टिफिकेट जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलता है, 12A जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिल जाता है। उसके बावजूद आपको अपना जो ट्रस्ट है वो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि ROC की वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी आपको आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, CSR 1। उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है कि यस, आप वो सर्टिफिकेट, ये आपको एक वैलिडिटी देता है, सर्टिफिकेशन देता है, रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म, कि आप CSR के अंदर आप अप्लाई, मतलब आपकी जो ट्रस्ट है वो एलिजिबल है। और CSR 1 जो फॉर्म फाइल करोगे उसमें आपको ट्रस्ट का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ATG 12A, ये तीनों चीज़ें आपको कंपलसरी लगेगी। उसके बाद आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया, आपको मिनिमम 3 साल का टाइम पीरियड हो जाना चाहिए, मतलब 3 साल का आपका ट्रस्ट रन होना चाहिए मिनिमम। ट्रस्ट लाइफ की आपकी जो है कि आपका ट्रस्ट सेट करने के बाद 3 साल आपने अपने स्पेंड कर लिए हैं चैरिटी एक्टिविटीज़ के लिए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ आपका ट्रस्ट डीड जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, ट्रस्टीज़ की डिटेल्स वो हो, आपने अपना ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया है चैरिटी कमिश्नर के पास, वहाँ पे भी आपका एक ट्रस्ट मेंटेनेंस अकाउंट होता है, वो भी आपको एक प्रॉपरली एक मेंटेन करवा लेना चाहिए। उसके बाद कई सारे आपके अदर रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे FCRA रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर आपको दर्पण का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो गवर्नमेंट का ही एक वेबसाइट है, कि जो ट्रस्ट चाहे तो अपना दर्पण करके एक वेबसाइट है, उसमें अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। सो दीज आर ऑल एड ऑन सर्टिफिकेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी को और एनहेंस कर देते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर CSR। FCRA और दर्पण जो FCRA है, दर्पण है, नॉट कंपलसरी। बहुत ही अच्छा है सर, ये आपने जो जानकारी दी ये निश्चित रूप से गौशालाओं के हित में है। और एक प्रश्न जो आपने जानकारी दी उसी में से उठ के आ रहा है कि जो CSR 1 आपने बोला है, तो CSR 1 स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये अलग अलग होता है या एक ही नहीं सर, जो CSR 1 की मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंपनीज एक्ट के अंडर ही रिक्वायरमेंट है, जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी उसके अंडर। तो ये आपको 1 टाइम करना है, 1 टाइम एक्टिविटी है, और ये आपको स्टेट लेवल नहीं है, कोई वैसा नहीं है, ये आपका पैन इंडिया बेस है। आप
यहाँ से आप पूरे इंडिया के लिए वो वैलिडिटी उनकी रहती है। तो कहाँ से ये रजिस्ट्रेशन किया ये जा सकता पूरा है? जो भी प्रोसेस है CSR 1 जो आपको फॉर्म फाइल करना है, आप MCA की वेबसाइट पे जाओगे, जो ज़्यादातर करके आपको प्रोफेशनल्स इसमें ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। बट CSR 1 का एक फॉर्म होता है जो आप MCA की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें डिटेल्स फिल करके उसको आपको अपलोड करना है अलॉन्ग विद द DSC। आप जैसे ही उसको अपलोड करते हैं, MCA वहाँ से उसको उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपको मेल पे आपको एक सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाता है। तो ये तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। Easy और इस तरीके से जो है आपने जो बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास एलिजिबिलिटी भी होती है ट्रस्ट के पास जी। तो क्या इस तरह का कोई हमको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है कंपनियों में, या कंपनियों को कैसे अप्रोच करना है, या कंपनियां हमको अप्रोच करती है? एक इस पे थोड़ा सा आप इस बिंदु पे विशेष ध्यान दें। जी, ज़्यादातर करके दोनों साइड से होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि जब CSR में फंड आपको देना है तो कंपनीज को उनके क्रस्ट एरियाज़ की ये साल वो कौन से एरिया में फोकस करेंगे, जैसे एनिमल वेलफेयर के लिए है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, ऐसे कंपनीज को भी एरिया सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि जो उनका इस साल का जो CSR फंडिंग होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन से एरिया में वो डिप्लॉय करेंगे CSR फंड को। तो कंपनियां खुद भी अपने हिसाब से वो सर्च करके या अपने हिसाब से उनको लगता है कि ये एरिया में जैसे वाटर क्राइसिस है तो वहाँ पे उनको तालाब वगैरह बनवाना है, तो वो गांव जाके तालाब वगैरह भी बनवा देते हैं। सड़क बनवाना ही है, कच्ची सड़क है या कहीं पे डैम्स है, मतलब दिस आर ऑल एग्जांपल्स कि कंपनी खुद आइडेंटिफाई करके भी कर सकती है CSR स्पेंड। और अगर ट्रस्ट को भी अगर अप्रोच करना है CSR के अंडर तो वो खुद अप्रोच कर सकती है। उसके लिए उनको एक पूरा एक प्रपोजल बनाना पड़ता है जिसमें वो क्या प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो CSR के जो मैं शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ की जो बात कर रहा हूँ उनको पहले एक बार वेरीफाई कर ले कि ये जो उनका जो प्रोजेक्ट वो प्रपोज कर रहे हैं वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ में वो कहीं पे एनलिस्टेड है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एनलिस्टेड इन शेड्यूल 7 तो उसको लेके उसकी वो पूरी डिटेल्स दे दे कि ये CSR प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब किसको फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, अगर हो सके उतनी डिटेल्स दे दे। जैसे इस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम कितनी होगी, इसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता होगा, तो कितनों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर किसी को सोशल बेनिफिट होगा तो किस तरीके का सोशल बेनिफिट होगा, इसमें कॉस्टिंग कितनी लगेगी, क्या क्या कॉस्टिंग लगेगी, आइटम वाइज आप कॉस्टिंग की डिटेल्स बता दो कि हमें इक्विपमेंट्स लेने हैं तो ये इक्विपमेंट होगा, ये इसके फंक्शंस होंगे। आप उसको पूरा जैसे आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप खुद बिजनेस करते हो, आप बैंक में लोन अप्लाई करते हो, उस तरीके के आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अगर आप सबमिट करो तो आपका प्रोजेक्ट खुद स्पीक करता है CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको हेल्प भी करेगा और कंपनी को भी हेल्प करेगा कि इसको आप कंसिडर कितना कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो गो प्रेमी भाइयों, ये जो इतना सुंदर तरीके से आज हार्दिक भाई ने हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मुझे इससे यही लगता है कि इस CSR के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो है गौ रक्षा के लिए हमें काम आ सकता है, देसी गाय के संवर्धन के लिए काम आ सकता है। तो ये देसी गाय का संवर्धन अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में A2 घी, A2 दूध और इसका प्रचलन काफ़ी है। और आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फर्टिलाइज़र भी जो है मल्टीप्लिकेशन जो जीवाणु का होता है वो देसी गाय के गोबर से और गौमूत्र से होता है, और उसके नाम पे जर्सी गाय का गौमूत्र और गोबर ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तो यदि हम लोग इस विषय में काम करें, इस CSR का वास्तविक उपयोग करना जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक क्रांति ला सकता है। क्योंकि CSR, अगर रिलायंस की बात करूँ मैं पर्टिकुलर, जिनका जो प्रॉफिट होता है वो करोड़ों में होता है, यदि वो करोड़ों के प्रॉफिट को अगर इंडिया की गौशालाओं में भी एक परसेंटेज दे दे तो गौशालाओं का जो है वो कायाकल्प हो सकता है इस मॉड्यूल के माध्यम से। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस जैसी जाइंट कंपनियां जिनको हम जाइंट्स में गिनते हैं, तो वो यदि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और गौशालाओं को सपोर्ट करे, तो मेरा मानना है कि देसी गाय का संवर्धन जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो बहुत ही ऐसी जानकारी जो हमें मिल रही है इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जो CSR है वो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गौशालाओं के लिए कि वो इससे काफ़ी सारा रोज़गार जनरेट कर सकती है और काफ़ी अपना देसी गाय का संवर्धन कर सकती है। तो जो भी गौशालाओं के अंडर जो भी ट्रस्ट जो इसको रनिंग करती है, जो रन करती है ट्रस्ट,
वो ट्रस्ट को अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रोफेशनल्स के साथ में क्रॉस चेक करके रेडी कर लेना चाहिए। जो भी CA/CS हैं उनके, वो उनके से कंसल्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स इस लेवल पे रेडी रखें कि जब भी CSR के लिए जो शेड्यूल 7 की, जैसे हार्दिक भाई ने बोला कि उस शेड्यूल 7 के अंदर आप किस मद में कंपनी को प्रपोज़ल दे सकते हैं, वो प्रपोज़ल उस हिसाब से आप कंपनी को दें और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने कोई भी एक्सपर्ट से बना के, एक्सपर्ट इन द सेंस जो भी फाइनेंशियल्स का और जो भी बिज़नेस मॉडल का ज्ञान रखता है, उससे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आप इन कंपनियों को सबमिट कर सकते हैं और इस CSR का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी लॉन्चिंग ही इसी पर्पस से की है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चैरिटी का काम जो है कंपनियों को करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को करना है। जैसे कि रिलायंस रिफाइनरी में, जामनगर रिलायंस रिफाइनरी में हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जो कि एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम का रखा था जिसमें कि महिलाएं जो है वहाँ की, उस गांव की, पर्टिकुलर जामनगर के एक सेक्टर की, उनको हमको गोबर से बने वो उत्पाद बनाना सिखाना था और वो उत्पाद को वो महिलाएं बेच करके उनका लाइवलीहुड जनरेट कर सकती है, उनका आजीविका चला सकती है और अच्छे से चला सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो दैनिक भत्ता तो जो मिलता है उसके अलावा भी जो उनको ये इनकम हो जाए तो उनसे उनका जीवन स्तर उठेगा। तो इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस रिफाइनरी हम जैसे लोगों को अप्रोच करके हमसे वो उस मद में प्रोजेक्ट मांगती है, तो आप ये सोचिए कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस विषय में सोच रही है। तो आप लोग भी जो है जो कि गौशालाएँ हैं जो अंडर ट्रस्ट हैं, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो सबमिट करें और इस गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हमने बनाया है CSR के रिलेटिव इसीलिए बनाया है कि एक जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ आए। और काफ़ी लोगों को, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, गोपालकों को इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि गोपालन या गौशाला के रिलेटिव कोई काम करने के लिए भी CSR यूज किया जा सकता है। तो ये वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए और इसमें कहीं ज़्यादा ज़रूरत लगे आपको तो हम आपको गाइड करेंगे थोड़ा बहुत, जितना हमसे हो सकता है। और जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उसको भी मैं अनुरोध करता हूं कि यदि इस प्रकार से आप गोपालन के साथ, गोपालकों के साथ या गौशाला वालों के साथ अपने CSR को लेके यदि काम करते हैं तो ये राष्ट्र की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। जो मुख्य धारा में गोपालन रहना चाहिए उस मुख्य धारा में लाने के लिए आपकी कॉरपोरेट कंपनियों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज का वीडियो इतना ही। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।